चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है लेक्चर टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपाइलर। ये हमारा चल रहा है और इसमें हम देखेंगे मिडल एंड और बैक एंड। स्टूडेंट्स बैक एंड तो हम शायद इसको डिस्कस ना कर पाएँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अगले आने वाले 1-2 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आज हम मिडल एंड को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा रिव्यू लेंगे हमारे लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने प्री प्रोसेसर को डिस्कस किया और फ्रंट एंड को हमने डिस्कस किया। तो जैसे प्री प्रोसेसर को हमने देखा कि ये आपकी जो स्पेशली हमारा जिससे ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ के साथ तल्लक रहता है, ये फाइल को इंक्लूड्स करता है। जैसे आपकी हेडर फाइल्स हैं, उनका आपके सोर्स प्रोग्राम के साथ इनको इंक्लूड करता है और देन जो आपका ये मॉडिफाइड प्रोग्राम होता है, सोर्स कोड होता है, ये आपका कंपाइलर के पास चला जाता है और देन आगे फर्दर उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो इसका काम ये है, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन में देखा किस हद तक जो है वो इसका तल्लक रहता है। इसके अलावा और भी ये चीज़ें इसकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे मॉडर्न जो लैंग्वेज हैं उनमें आपके जो जो पुरानी लैंग्वेज हैं, ओल्ड लैंग्वेज पड़ी हुई है हमारे पास काफ़ी सारी, तो उनके अंदर ये मॉडर्न कंस्ट्रक्ट्स को शामिल कर देते। जैसे आपके पास स्पेशली हम देखें फंक्शंस हैं या हमारी क्लासेस हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, इनको ये इंक्लूड कर देता है। इसके अलावा मैक्रोज को भी शामिल करता है हमारे सोर्स प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम्स में मैक्रोज को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये इसकी फंक्शनैलिटीज। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फ्रंट एंड को डिस्कस किया। फ्रंट एंड में हमारे पास दो इसके पार्ट्स थे। नंबर 1 स्कैनर को हमने देखा और उसके बाद हमने पार्सर को डिस्कस किया। स्कैनर को स्पेशली हम लेक्सिकल एनालाइजर का नाम भी देते हैं और उसमें हमने देखा था, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि जो स्कैनर है इसने टोकन्स जनरेट करने, हमारे लेक्सिम फाइंड्स करने और देन आगे फर्दर उसको पार्सर को देने। और पार्सर जो है ये हमारा उसमें सेंटेक्स एनालिसिस करता है। सेंटेक्स एनालाइजिंग ये चीज़ है कि आपके जो भी इडियम्स आपके लेक्सिम आते हैं या आपके टोकन्स आते हैं, उनको एक खास लैंग्वेज के हिसाब से चेक करता है कि क्या ये टोकन्स जो हैं ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं है। तो हमने उसमें और साथ ही उनको सेपरेटली उनको सेपरेट कैटेगराइज भी करता है। और फिर हमने इसमें कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी डिस्कस किया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके ऑटोमेटा के अंदर एक खास लैंग्वेज जनरेट की जाती है और उसके ऊपर हम प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करते हैं और प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम एक खास लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। और फिर ये जब लैंग्वेज जनरेट हो जाती है तो फिर देन आगे फर्दर जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है या आपका जो पार्सर है, ये उस लैंग्वेज में से आपके जो सिंटैक्सेस होते हैं या आपके जो टोकन्स होते हैं उनको चेक करता है कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। हमने तफसील से डिस्कस नहीं किया था, हमने जस्ट एक ग्रामर को देखा था जो कि हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ग्रामर थी, जिसमें हमने देखा कि इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय 60, इसको हमने देखा और उसके हमने एक ग्रामर को एज ए एग्जांपल डिस्कस किया कि किस तरीके से उसके जो टपल्स हैं ग्रामर के, उनको किस किस तरीके से ये पार्सर आइडेंटिफाई करता है और फिर देन आगे फर्दर उसको प्रोसेसिंग में लेके आता है। तो स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इनको हम डिटेल से डिस्कस भी करना है और हमने इसको बकायदा डेवलप भी करना है। तो ये चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। आप आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड आउट योर लास्ट semester subject automata. You will have not to be confused in our next coming lecture. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये वही स्ट्रक्चर है हमारे सामने। कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जिस चीज़ को लास्ट भी देखा कि प्री प्रोसेसर है, उसके बाद सोर्स कोड में, देन फ्रंट एंड में आ रहा है। फ्रंट एंड से हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट हो रही है और रिप्रेजेंटेशन, ये इंटरमीडिएट जो रिप्रेजेंटेशन है ये देन जा रही है मिडिल एंड के पास। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक भी हमारा ये मिडिल एंड ही है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये मिडिल एंड जो है ये एक और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को जनरेट करेगा और देन आगे बैकएंड को प्रोवाइड कर देगा। तो आज का जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स ये हमारा मिडिल एंड ही है। तो आइए हम इस चीज को देखते हैं ये कैसे होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मिडिल एंड है। स्टूडेंट्स मिडिल एंड
अगर हम इसको ज्यादा बेहतर नाम देना चाहें तो ये हमारा कोड ऑप्टिमाइजर है, कोड ऑप्टिमाइजर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमल, ये लफ्ज जो है, इनका लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बनता है कि कोई काम आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक काम आप अच्छा करते हैं वो अच्छा काम है, एक आप काम बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो वो आपका जो वर्क है वो ऑप्टिमल है। अब यहाँ ऑप्टिमाइज, कोड ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि आपके कोड को बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। किस लिए बनाना है, ये अगली स्लाइड्स में हम इसी चीज को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस मिडल एंड में जिसमें हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजर है, इसको अगर हम देखें तो ये स्पेशली जो ये चीज है वो ये इसलिए है कि हम अपने कोड को, जो हमारा सोर्स कोड है और उसके टोकन भी जनरेट हो चुके हैं और उसकी सिंटैक्स एनालिसिस भी उसके ऊपर हो चुका है, और फिर देन हमारे पास जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट हुई है, इन दो फेसेस के बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आई है वो अभी ऑप्टिमल नहीं है। उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को एक बेहतरीन फॉर्म में लेके आना है, इसलिए कि आगे जो फर्दर प्रोसेस चलना है, स्पेशली हम बैकएंड के ऊपर बात करेंगे, तो ये कोड जो हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में हमारे पास है, ये वहां पे बेहतरीन तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सके और उसके ऊपर जो आगे बैकएंड पे प्रोसेसेस अप्लाई होने हैं वो बेहतरीन तरीके से हो सके। उन प्रोसेस जो आगे फर्दर अप्लाई होने हैं बैकएंड में, उन वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वहां पे कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। तो इस मकसद के लिए ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके लिए हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजर है। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, मैं इस पे अभी बात नहीं करता। ये एक एफिशिएंट कोड है। किस हवाले से कोड है स्टूडेंट्स, सामने चलें थोड़ी सी बात करते हैं इस पे। लास्ट हमने देखा था कि जब आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर ने कोड जनरेट किया तो स्पेशली आपके पास 3 फॉर्म्स में 3 एड्रेस कोड की शक्ल में आपके पास डाटा था। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो अब वहां पे मल्टीपल लाइंस थी, ज्यादा लाइंस थी। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 लाइंस में या 2 स्टेटमेंट्स में आपके पास एक कोड आ रहा है। ये जो कोड है वो लेस या रिड्यूस्ड कोड है, ये थोड़ी शक्ल में आपके पास कोड है। ये इस ऑप्टिमाइजर की वजह से, कोड ऑप्टिमाइजर की वजह से ये अब एक रिड्यूस्ड फॉर्म में है और एफिशिएंट कोड है। कैसे एफिशिएंट कोड है, ये चीज हमने स्टूडेंट आगे फर्दर जो हमारे पास स्लाइड्स आ रही हैं हम उन पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिडिल एंड, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड पे कहा कि अगर हम मिडिल एंड को कोड ऑप्टिमाइजर या सिंपली हम उसको ऑप्टिमाइजर का नाम भी देंगे, इसकी बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ये आपकी जो बुक मैंने आपको सेंड की है, ये वहां से टेक्स्ट लिया है, अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा पैराग्राफ है, इसको देखें आपको समझ आ जाएगी, रीड आउट कीजिएगा। ये आप इसको देखें। यहाँ कहता है कि जब द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। स्टूडेंट्स, ये लाइन समझने के काबिल है। मैं यहाँ इसको हाईलाइट जरा कर लूं प्लीज, ताकि ये जरा बेहतर तरीके से हम इसको देख सकें। यहां तक इसकी बात करेंगे हम। मशीन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, हमारे कंपाइलर के पास जरूरी नहीं है कि हम उसको सी का कोड देंगे कंपाइल करने के, जरूरी नहीं है। हम उसको जावा का कोड भी दे सकते हैं या किसी और लैंग्वेज का कोड भी दे सकते हैं कि आप इसको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करें, देन हमारा प्रोग्राम चले। अब डेफिनेटली आप जानते हैं सी का कोड और है और जावा में जब आप कोड लिखते हैं तो और। अब यहां जो बात उसने की है कि मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि आपका जो कोड है वो किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। मसलन आप ये सोचें कि आपका जो कंपाइलर है वो सिर्फ सी के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में या टारगेट कोड में, तो ये फिर एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बात आ जाती है, या एक स्पेसिफिक कोड को वो कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कोड आता है, किसी भी लैंग्वेज का सोर्स प्रोग्राम आता है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है,
आपका कंपाइलर उसको आगे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कि आपका जो कोड है वो यानी आपका जो कंपाइलर है वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के सोर्स कोड को कन्वर्ट नहीं कर रहा, उसके पास कोई भी आ जाता है तो उसको वो कन्वर्ट करेगा। और ऐसा ही होना है स्टूडेंट्स। बहुत सारी फार्म्स होती हैं, बाज कंपाइलर जो होते हैं वो स्पेसिफिक लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, और बाज कंपाइलर ऐसे भी हैं कि उनके पास किसी भी लैंग्वेज का कोड आ जाए तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप डेव सी प्लस प्लस को देखें तो ये आपके पास जो इस आईडी में जो आपके पास कंपाइलर है वो आपके सी और सी प्लस प्लस या फर्दर किसी और लैंग्वेज के जो कोड है उनको भी कन्वर्ट करता है। तो बहरहाल किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के कोड को नहीं, कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज के कोड आ जाए और उनको कन्वर्ट किया जाए तो दिस इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट। और ये जो फेज है यहाँ, ये जो मरहला है, इसको हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज का नाम दें। क्या करता है? अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द इंटरमीडिएट कोड। जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा कि हमारे पास IR इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ रही है, आफ्टर सिंटैक्स एनालिसिस के बाद हमारे पास ये IR आ रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए किस तरह, सो दैट बेटर टारगेट कोड विल रिजल्ट्स, कि आप एक बेहतर टारगेट कोड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। इस मकसद के लिए ये आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज काम कर रहा है। यानी किसी भी लैंग्वेज का कोड उसके पास आएगा, वो उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा। इसलिए करेगा कि आपके पास जो IRI है उसको आप बेहतर फॉर्म में लेके आ जाए, उसको बेहतर टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दें। तो ये काम करने के लिए ये आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज है। यूजली बेटर मींस फास्टर। अब यहां बेटर की उसने वजह भी बता दी कि बेटर क्या होता है, कि आपका फास्टर है, यानी आपका जो कोड है वो बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट हो सके, फास्ट एग्जीक्यूट हो सके। जैसे स्टूडेंट्स हमने पीछे देखा था कि आपका पीछे जो 3 एड्रेस कोड में हमने देखा कि वहां पे जो हमारे पास कोड है वो जरा बड़ी फॉर्म में है, वहां पे मल्टीपल लाइंस है, ज्यादा लाइंस है, बड़ा कोड है। और यहां अगर आप इसको देखें, ये जैसे ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं तो ये इसको देखें तो ये काम वही हो रहा है, लेकिन आपका कोड जो है वो शॉर्ट हो चुका है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, कम शेप में है आपके कोड। और ये किसने करना है? ये इस ऑप्टिमाइजर ने करना है। और इसका फायदा आपको क्या है कि ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स ये कोड ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल किया जाता है। बट अदर ऑब्जेक्टिव में भी डिजायर, लेकिन कुछ और भी इस, सिर्फ ये नहीं है कि आप इस कोड को कन्वर्ट कर दें ऐसी बेहतर फॉर्म में कि वो जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट हो, नहीं, कुछ और भी है। जैसे आपके शॉर्ट कोड, कि आप कोड को शॉर्ट कर दें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, या टारगेट कोड को ऐसा बना दें जो कंज्यूम करे आपकी लेस पावर को कंज्यूम करे। आप अपने कोड को इस कदर बना दें, शॉर्ट बना दें, और आपका लेस पावर। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब आपका कोड ही शॉर्ट होगा तो जल्दी वो एग्जीक्यूट होगा, तो यकीनन जो प्रोसेसर है उसका सोर्सेज भी कम यूटिलाइज होंगे, उसका टाइम भी कम यूटिलाइज होगा, तो ये उसकी पावर जो कंज्यूम हो रही है ये भी लेस हो जाएगी। ये काम करने के लिए हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज है, या सिंपली हम इसको कहें कि कोड ऑप्टिमाइजर है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम है जो आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम आप जानते होंगे, ये आपके वो जो आप कोड लिखते हैं, कोड लिखने से पहले आपको यकीनी तौर पे एल्गोरिदम डिफाइन करना पड़ता है, फिर देन आप अपना सोर्स कोड डिफाइन करते हैं। ये हमारी डिस्कशन नहीं है, एल्गोरिदम का शॉर्ट सा थोड़ा सा ये बात है कि आप को कोई एल्गोरिदम है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है, तो फिर देन जैसे यहाँ पे वो कहता है कि यूजिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑपरेटर
in the tree representation that comes from the semantic analyzer. अब जैसे आपकी एक ट्री जनरेट हुई है, पिछले फेज में हमने देखा फ्रंट एंड में, जहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस हुआ हमारा और एक ट्री जनरेट हुई, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपका एल्गोरिदम है, उसने सीधे सीधे से ये काम करना है कि आपकी ट्री को जनरेट कर देना है, यानी आपके जो नोड्स हैं वो बना देने, लीफ बना देने, ये चीजें उसने जनरेट कर देनी। अब ये जो आपके पास ट्री जनरेट करने वाला जो एल्गोरिदम है, इसके बाद आपके पास क्या चीज है, इसके बाद आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू जनरेट कोड, गुड टारगेट कोड, कि इसने एक अच्छा कोड जनरेट करना है, इसने एक अच्छा कोड जनरेट करना है। अब ट्री तो डेफिनेटली एक सीधा सीधा सा काम था, उसने कर दिया, ट्री जनरेट हो गई, लेकिन इस ट्री को आगे लेके चलें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती। क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये चीजें हमारे सामने रहेंगी। तो बहरहाल इस ऑप्टिमाइजर ने कोड को इस फॉर्म में कर देना है कि वो बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो और उस पर पावर भी कम से कम खर्च हो। अब अगेन वही बात आ गई, जैसे यहां पे देखें, द ऑप्टिमाइजर कैन रिड्यूस दैट द कन्वर्शन of 60 from integer to floating point can be done once. स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपका जो 60 हमारे पास कांस्टेंट था, इसको कन्वर्ट होना है, इसको तब्दील होना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, बिकॉज आपके पास जो पीछे ऑपरेंड्स पड़ा था रेट के नाम से, वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का है। अब चूंकि ये इंटीजर का है और वो फ्लोट का है, तो इसको इसलिए फ्लोट में कन्वर्ट होना है। अब ये कन्वर्जन जो है ये इस तरीके से होनी चाहिए कि ये एक दफा ही कन्वर्जन का प्रोसेस हो, फिर आगे फर्दर जहां जहां पे इस 60 को इस्तेमाल किया जाए, जहां जहां पे आगे फर्दर ये प्रोसेस में आए 60, तो ये अब वो इंटीजर वैल्यू ना रहे, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाए। तो अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं कि जी हम इसको 60 रहने देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है, फिर आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहाँ जाएगा, उसको किस शेप में रिप्रेजेंट किया जाए, 60 को रिप्रेजेंट किस शेप में किया जाए, आगे फर्दर जब रिजल्ट बने तो वो क्या फ्लोटिंग का बनाए या इंटीजर टाइप का बनाए, किस शेप में बनाए उसको, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, हर फेज पे भी इसको कन्वर्ट करना ये भी प्रॉब्लम है। मसलन आप पहले फेज पे आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, आगे उसको कन्वर्जन नहीं दी अगले फेज को, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप दूसरे फेज पे उसको कन्वर्ट किया, आगे कन्वर्जन फॉर्म आपने नहीं प्रोवाइड की, कंपाइलर ने आगे फर्दर प्रोसेस को नहीं दी, उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसा होना चाहिए कि ये जो कन्वर्जन है ये सिर्फ एक दफा ही होनी चाहिए, आगे जहां जहां ये 60 यूज किया जाएगा वहां पे फर्दर उसकी कन्वर्जन ना करनी पड़े। तो ये काम करने के लिए ये आपके पास कोड ऑप्टिमाइजर है, इसने ये काम कर देना है। जैसे यहाँ पे इसकी अगर आप पढ़ के देखें तो यहाँ पे भी उसने यही कहा कि फ्लोटिंग पॉइंट कैन बी डन वंस, कि ये एक ही दफा करेगा फॉर ऑल द कंपाइल टर्न, जितनी दफा ये काम कंपाइलिंग का काम चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, ये सिर्फ एक ही दफा। तो यहाँ पे so the int into float operation can be eliminated by the replacing the integer 60 by the floating point number 60.0। तो लिहाजा ये जो int to float का ऑपरेशन है ये सिर्फ एक ही दफा हो जाएगा, तो फिर आपका जो 60 है ये 60 नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा 60.0। तो इस मकसद के लिए ये आपका काम। इसी तरह आप यहाँ पे एक और उसने बात की, मोर ओवर T3 is used only once to transmit its value to ID1, so the optimizer can transfer into the short sequence। अब यहाँ देखें कि आपका जो आप देख रहे हैं, जैसे आपके पास T3 है, ये आपका थर्ड एड्रेस है, आपने थर्ड एड्रेस कोड में आपने देखा था कि आपके पास 3 एड्रेस होते हैं। तो इस 3 के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू जा रही थी कि आपकी जो वैल्यूज जो है वो उसमें आनी है, और इस दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो T1 में आएगी, और T1 की आगे
ID2 के साथ प्लस होके ID1 में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को रिमूव कर दिया गया है, इसी चीज सॉरी रिड्यूस कर दिया गया है कि आप देखें यहाँ पे जो T3 है इसको एक दफा इज यूज्ड वंस टू ट्रांसमिट इट्स वैल्यू टू ID के ID1 के अंदर इसकी वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए इसको एक दफा यूज कर लिया गया। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जब पीछे ट्रांसफर हो गया तो जब इस ऑप्टिमाइजर के पास आएगा तो ये दो स्टेटमेंट्स के अंदर ये काम कर देगा। अब आप यहां देखें जैसे ये 60.0 है, इसको ID3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है और रिजल्ट T1 में आ रहा है, तो T1 को देन ID2 जिसमें आपके पास इनिशियल पड़ा हुआ है उसके साथ जमा करके ID1 में जाके उसको स्टोर कर देगा। तो अब ये तीसरी जो एड्रेस है उसकी जरूरत ही नहीं रही। तो ये काम इसने करना है, ये इस ऑप्टिमाइजर ने करना है। तो इस मकसद के लिए स्टूडेंट्स इस कोड ऑप्टिमाइजर को यूज किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीजें हैं, इनको देखते हैं कि स्टूडेंट्स मैं इनको क्लियर कर लूं प्लीज। हाँ जी, तो ये अब ये हमारे पास जो मिडल एंड है ये उसकी शेप है, आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि यहाँ इसमें भी आपके कोई एरर्स आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस पोजीशन पे भी आपके एरर्स नहीं आएंगे, आएंगे, उनको फाइंड आउट किया जाएगा। ये कौन से एरर्स हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ बहरहाल आप इसको जो ये चीज समझाई जा रही है इसमें देखें कि आपका IR आ रही है और अच्छा ये जो ऑप्टिमाइजर है इसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, कोई एक लेवल नहीं है। मतलब आप ये समझें कि हमारे जो ये ऑप्टिमाइजर है या ये जो मिडल एंड है ये एक ही ऑप्टिमाइजर पे मुश्तमिल होता है, नहीं, मल्टीपल ऑप्टिमाइजर भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक IR हमारे पास आ रहा है, ऑप्टिमाइजर 1 के पास आया, उसने IR जनरेट की, ऑप्टिमाइजर 2 की दी, उसने आगे 3 को, और फिर देन सो ऑन। ये जितने भी ऑप्टिमाइजर आपने बनाए होंगे अपने कंपाइलर के अंदर ये उस हिसाब से काम करते रहेंगे और हर ऑप्टिमाइजर को आप एक डिफरेंट टास्क दे रहे हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। और ये रिपीटिशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स, यहाँ जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस से निकल के आपका सारा काम हो जाएगा। आपका ये मल्टीपल पोजीशंस भी आ सकती है। जैसे आप इनपुट्स करते हैं तो आप मल्टीपल इनपुट्स करते हैं तो हर इनपुट को वो चेक करेगा कि ये मुतलका इनपुट है या नहीं है, तो आपकी मल्टीपल इनपुट आती रहेगी, तो ये रिपीटिशन का काम चलता रहेगा। और अगर कहीं एरर मिलता है उसको, आप मुतलका इनपुट नहीं दे रहे, आपकी स्टेटमेंट्स में कहीं प्रॉब्लम है, तो ये आपको एरर जनरेट करके दे देगा। तो ये स्टूडेंट्स एक बेहतरीन फॉर्म है जिससे आप ऑप्टिमाइजर को समझ सकते हैं कि इसने क्या करना है या इसकी शेप क्या है। जैसे यहाँ पे है कि मॉडर्न ऑप्टिमाइजर ऑर्गेनाइज्ड एज सीरीज ऑफ ऑप्टिमाइजर, कि ये ऑप्टिमाइजर की सीरीज होती है कि आजकल जो नए ऑप्टिमाइजर आ रहे हैं कोड ऑप्टिमाइजर, ये किसी एक पार्ट पे मुश्तमिल नहीं होते, इनकी सीरीज होती सर जी। सर ये जो मतलब मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स हैं, ये जितने भी लेवल होंगे ये सारे सेम काम करेंगे? नहीं, ये सेम नहीं पहला जो काम है वो करें, नहीं वाला सॉरी दूसरा प्लीज, काम सेम करेगा नहीं इस तरह? काम करें, सेम नहीं काम करेंगे। आप हर ऑप्टिमाइजर को कोई डिफरेंट उसको टास्क देंगे। अगर सेम काम करना है तो फिर उसके लिए एक ही ऑप्टिमाइजर हमारे पास, उसका लेवल काफी है। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसको डिफरेंट आप ऑप्टिमाइजर देंगे, सॉरी डिफरेंट टास्क देंगे और डिफरेंट टास्क उन्होंने परफॉर्म करने। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक से एक काम करवा लें, दूसरे से कुछ काम दूसरे से करवा लें, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे ऑप्टिमाइजर एक जैसा ही काम कर रहे होंगे, फिर उसकी कोई लेवल बनाने की जरूरत नहीं बनती। जी सर। स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ ऑप्टिमाइजर, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये ऑप्टिमाइजर क्यों है। इन्हीं चीजों को जरा डिटेल से देखते हैं कि ये इसके मेन गोल्स क्या हैं, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। ये चीज स्टूडेंट्स अभी हम इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेज
स्टेज फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन, एक तो वो बात आ गई कि ये हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहां पे कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। और ये करता क्या है? एनालाइजेस आईआर एंड रीराइट आईआर। एनालाइज आईआर एंड रीराइट आईआर, जैसे आपने देखा कि आपके पास थ्री एड्रेस कोड आया, उसने उसको रिड्यूस कर दिया दूसरी फॉर्म में, इस शेप में उसको रिड्यूस किया कि ये अब जब आगे फर्दर बैकएंड के पास जाएगा और वहां पे इसको इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस होने हैं, ये आगे लेक्चर में देखेंगे। बहरहाल थोड़ा सा मैं बताता हूं, जैसे वहां पे इनको रजिस्टर्स असाइन होने हैं, आगे फर्दर इसके ऊपर प्रोसेसर ने काम करना है, तो ये अगर शॉर्ट होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा, तो वो जल्दी हो जाएगा और आगे उसके प्रोसेसर के जो सोर्सेज हैं जैसे रजिस्टर है वो भी कम से कम यूटिलाइज होंगे, कम से कम इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये इस ऑप्टिमाइजर ने आपका जो आईआर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है उसको रीराइट एनालाइज करके जो उसमें फालतू चीजें वो निकाल देनी है और उसको शॉर्ट फॉर्म में रीराइट कर देना है, उसको दोबारा से लिख देना है। ये इस ऑप्टिमाइजर का काम है। मेन गोल टू रिड्यूस द रनिंग टाइम ऑफ द मोड। अब वही बात आ गई, अब जैसे डेफिनेटली आपने देखा कि अगर तीन स्टेटमेंट, आप एक ही काम करने के लिए तीन स्टेटमेंट्स देते हैं और वही काम करने के लिए आप दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोसेसर है वो तीन स्टेटमेंट्स पे जितना टाइम लगाएगा उससे कम टाइम में दो स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट कर देगा। मेन गोल ये है, मेन गोल ये है। अगेन वही बात कि पावर कंजप्शन एंड स्पेस यूज्ड इज इंप्रूव्ड। पावर कंजप्शन एंड स्पेस, अच्छा यार स्टूडेंट्स, पावर कंजप्शन की बात हम करते हैं तो ये जो बात ये है कि आपके जो यूटिलाइजेशन होनी है प्रोसेसर के पास, ये कहना आपके सोर्स, आपके ऑब्जेक्ट कोड को या आपके कोड को प्रोसेसर नहीं चलाना है, तो उसके प्रोसेसर से एक काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे वहाँ पे स्पेस, प्रोसेसर से टाइम चाहिए, उसका लाइफ साइकिल चलना है, ये सारी चीज़ें काम होने, ये पावर कंजप्शन की बात है कि प्रोसेसर कितना टाइम लगाता है, उसको आपकी स्टेटमेंट को चलाने के लिए कितने काम करने पड़ रहे हैं। ये अगर काम थोड़े करने पड़ रहे हैं तो उसकी पावर कम कंज्यूम्ड हो रही है, ये चीजें उसमें आती है। और दूसरा ये कि आपकी जो स्पेस यूजेज है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके सोर्स कोड में, सॉरी हम इसको अब सोर्स कोड नहीं कह सकते, हम इसको ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट कोड ऐसा बना है जिसमें कम से कम रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स रजिस्टर भी आप जानते हो, थोड़ा सा इनकी बात कर लें। जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन काउंटर रजिस्टर्स होते हैं, इस तरह आपके स्टैक रजिस्टर्स होते हैं, आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन जाती हैं, डाटा जाता है, आपके जो रिजल्ट्स बनते हैं वो जाते हैं। अब एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए रजिस्टर की जरूरत है, कोई कंप्यूटेशन प्रोसेस चल रहा है, एड्रेसेस की जरूरत है, इसी तरह कोई रिजल्ट्स बन रहे हैं उसके लिए एड्रेसेस की जरूरत है, रजिस्टर्स की जरूरत है। अब ये सारी चीजों के लिए रजिस्टर्स की जरूरत है। अगर आपका कोड शॉर्ट है तो हमें रजिस्टर्स की जरूरत भी कम ही पड़ेगी, तो स्पेसेस की जो यूजेज है वो कम होगा, और जितना कम हम स्पेसेस को यूज करेंगे हमारा कोड उतना ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और उतना एफिशिएंट एग्जीक्यूशन होगी उसकी, प्रोसेसर की रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन का ये भी काम है इस ऑप्टिमाइजर का कि उसने जो स्पेस यूजेज है उसको भी बेहतर करना है। मूव कंपटीशन टू लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्लेस, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपका कोड गया प्रोसेसर के पास गया, अब कोड जब प्रोसेसर के पास जाएगा तो उसने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होनी है। अब यकीनन अगर प्रोसेसर के पास इस कोड को बिफोर एग्जीक्यूशन वो रिसोर्स दिए जाएं जो बहुत कम यूटिलाइज हुए हैं, या वो उस जगह में आपके कोड को रखा जाए जो कंप्यूटेशन में कम यूज हो रही है, तो प्रोसेसर वहां से जल्दी उठाएगा आपके कोड को और जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा, या उसकी एग्जीक्यूशन में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर आप कोई ऐसी जगह देते हैं
अपनी स्पेस एलोकेट, अच्छा ये स्टूडेंट्स स्पेस एलोकेट होनी है, ये आगे बैकएंड में हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि आपके कोड को, ये जो कोड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बननी है, इसको आगे स्टोरेज स्पेस एलोकेशन होनी है। अच्छा बहरहाल आपने अपने कोड को ऐसी जगह रखा जो जिस जगह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन का प्रोसेस चल रहा है, तो फिर आपका कोड जो है वो ज्यादा टाइम लगा सकता है, हो सकता है प्रोसेसर को उस तरफ आने में टाइम ज्यादा लग जाए। तो वहां पे आप इसको, ये जो ऑप्टिमाइजर है ये आपको कोड को उसकी तरफ, उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे कम एग्जीक्यूशन हो रही है और वो जगह अवेलेबल है और उसके लिए वो उसको दी जा रही है। स्टूडेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइंड्स रिडंडेंट कंपटीशन एंड रिमूव्स। अच्छा रिडंडेंसी ये आप लोगों ने डेटाबेस में डिस्कस की होगी, किसी चीज का रिपीटिशन में आ जाना, बार बार आ जाना। जैसे डेटाबेस में हम देखें तो वो अपने डाटा आपका रिपीटेडली अगर आ रहा है तो रिडंडेंट डाटा है। इस तरह अगर हम कंप्यूटेशन में देखें, अगर कोई एग्जीक्यूशन बार बार हो रही है, कोई प्रोसेस बार बार चल रहा है और एक दफा चलने से ही आपका काम हो गया और बार बार चलने से उसकी कोई फायदा नहीं है आपको, तो देन इस ऑपरेशन की या इस कंप्यूटेशन की आपको कोई इसको जरूरत ही नहीं है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत ही नहीं है। मसलन कोई आपको कहता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपकी इस स्टेटमेंट को एक दफा एग्जीक्यूट कर दे, तो आपको वो एक दफा स्टेटमेंट लिख के देने से ही आपका काम हो गया, तो आपको 10 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टेटमेंट को 10 दफा लिखा है और उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर देन ऐसी स्टेटमेंट को निकाल देना चाहिए। अच्छा रिडंडेंट, एक काम हुआ आपने फिर वही काम कह दिया करो, तो ये चीजें जो है वो आपकी रिडंडेंट में है। तो कोड ऑप्टिमाइजर ने ऐसी कंप्यूटेशन को भी रिमूव करना है, फाइंड करना है और उसको रिमूव करना है, निकालना है उसको। तो स्टूडेंट्स ये इस कोड ऑप्टिमाइजर के काम है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिमूव्स यूजलेस एंड अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल कोड। स्टूडेंट्स आप अपने कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर अपने प्रोग्राम्स लिखे हैं यूजलेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कोड में कोई वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम से आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल को और उसको आगे फर्दर आपने कहीं यूज नहीं किया, तो ऐसा जो वेरिएबल है ये आपके लिए यूजलेस है। आपने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसको आपने कोई यूज नहीं किया, ये स्ट्रक्चर आपके लिए यूजलेस है। हाँ आप उसको डिफाइन करते हैं तो आप उसको देन आगे उसको यूज भी करें, उसको कहीं इस्तेमाल भी करें, तो फिर वो यूजलेस नहीं है। अगर कहीं है तो फिर इस कोड ऑप्टिमाइजर ने इस चीज को रिमूव करना है, इसको निकालना है। वजह, अगर आप फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाते हैं तो ये वेरिएबल यकीनन मेमोरी में जगह लेगा और प्रोसेसर को भी इसकी तरफ अपने कंट्रोल को भेजना पड़ेगा। अब ये इस पे टाइम भी लगा और वहां जगह भी ली उसने। अब इसकी चूंकि जरूरत नहीं है इसलिए इसको निकालना है, तो ये कोड ऑप्टिमाइजर करेगा। इस तरह अनरीचेबल कोड, जैसे आप मेन फंक्शन से बाहर कोई कोड लिख देते हैं, आपने फंक्शन डिफाइन किया उसको कॉल ही नहीं किया, या आप जैसे आपने उसमें डिस्कस किया होगा क्लासेस में कि आप कोई एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर ही नहीं किया, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए से आप, या वो ऑब्जेक्ट उस क्लास का है ही नहीं, आप उस ऑब्जेक्ट के जरिए से आप उस कोड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अनरीचेबल कोड। अब इसी तरह जैसे आपने कोई फाइल, जैसे आप फाइल को शामिल करते हैं अपने कोड में, तो आप किसी फाइल से डाटा उठा रहे हैं तो वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, उसका कोड आप उसकी वो चीजें उसको मिल ही नहीं रही। ऐसी तमाम चीजों को इसने फाइंड आउट करना है और इनको रिमूव भी करना है, इसलिए कि आपका जो कोड जब आगे एग्जीक्यूशन की तरफ आएगा तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका कोड आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारी वही बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ कहीं नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हम इनको देख रहे हैं। तो अगर हम इस कंपाइलर के डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स को देखें, या अगर हम ये कह लें कि जो हमने डिस्कशन की है उसका निचोड़ हमारे सामने क्या है, तो ये चीजें हमारे सामने हैं। हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि कंपाइलर
organizations must meet following design objectives. स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बैठा, ऑप्टिमाइजेशन के कंपाइलर में जो बेहतर काम है उसको डिजाइन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वही बातें। द ऑप्टिमाइजेशन मस्ट बी करेक्ट, कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है ये सही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जब ये ऑप्टिमाइजर बनाएंगे, इसको डिजाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक काम के लिए तो आपने अच्छा बना दिया, वो काम सही हो रहा है, और कोई दूसरा काम जो है वो सही नहीं कर रहा, तो ये जो आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है ये सही नहीं है। आपको सही बनाना है। आप जो ऑप्टिमाइजर डिजाइन करें, वो ये जो ऑप्टिमाइजेशन का काम करे वो बिल्कुल ठीक करे, किसी एक स्टेज पे सही करे और किसी एक स्टेज पे सही ना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी इस ऑप्टिमाइजेशन को सही तरीके से परफॉर्म करे। इस तरह दैट इज preserve the meanings of the compiled program, preserves the meanings of the compiled program. स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लफ्ज, बहुत अहम है इस ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपने जो प्रोग्राम कंपाइल्ड किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों का किस किस चीज के साथ तल्लक है, किस चीज को स्पेस मिलनी है, किस चीज, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, किस हद तक होनी है, आपका कोड क्या कह रहा है, ये सारी चीजें उस कंपाइल्ड कोड के मीनिंग्स हैं। इनको महफूज रखना है।